हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 5 जियो का करने वाले हैं स्टार्ट, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजेबल है। ढंग से अगर आप एक चीज़ को समझोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हम मतलब क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली इस चैप्टर में, तो सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है नोट्स मैं पहले लगा चुकी हूँ, इन्हीं को आपको अपने बुक में हाईलाइट करना है और अपने नोट अगर जो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे उसमें आपको इसे ऐड करना है। बाकी कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैं जब टॉपिक समझाऊंगी उसके साथ ही मैं आपको बताते चली जाऊंगी। और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर के बनते हैं। और बाकी मतलब हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी, जिससे अगर आपका एमसीक्यू आता है तो आप वो भी कर लोगे, और जो अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें आंसर्स बनाने वाले होंगे तो वो भी आप कर लोगे। बस आपको हर टॉपिक को ढंग से समझना है। ठीक है, चलो इसी होप के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो जैसे कि वर्ड है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक, तो प्राकृतिक मतलब नेचर। ठीक है, यानी कि जो नेचर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, जिसमें मानव का कोई रोल नहीं है, मानव का कोई मतलब मानव की कोई भूमिका ही नहीं है, तो वो है प्राकृतिक। और प्राकृतिक वर्ड वो हुआ। और वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, यानी प्राकृतिक वनस्पति का मतलब जो प्रकृति ने उगाया है, प्राकृतिक रूप से है, उसका मानव ने उसमें मानव के मतलब उसको उगाने में, लगाने में, बनाने में मानव की कोई भूमिका नहीं है, इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, अब अगर हम वन्य जीव की बात करें तो वन्य मतलब जंगल और प्राणी मतलब जो जंतु, जो जीव, यानी कि वो प्राणी जो जंगल में रहते हैं वो वन्य प्राणी होते हैं। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, हम मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें जानवरों की बात कर रहे हैं, पशुओं की बात कर रहे हैं जो जंगल में रहते हैं। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत देश में जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव की बहुत सारी विविधता जो है वो पाई जाती है। ठीक है, विविधता का मतलब होता है अलग अलग होना, विविधता मतलब डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी अलग अलग होना। तो जैसे कि अगर हम अपने आसपास ही देखें तो हमें अलग अलग तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के फूल देखने को मिलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं विविधता। ठीक है, यानी अलग अलग होना। ऐसा नहीं कि सभी पेड़ एक जैसे हैं, सभी जो फूल हैं वो एक जैसे होते हैं, कुछ देखने में अलग होते हैं, अलग अलग उनके क्या होते हैं, विशेषताएं होती है। तो इसीलिए इसी प्रकार से हम क्या बोलते हैं कि जो वनस्पति है वो क्या है, विविध है, यानी अलग अलग है। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यानी कि भारत में जो है वो जैविक विविधता ज़्यादा पाई जाती है। जैविक देखो, जो चीज़ें होती हैं वो या तो जैविक होती हैं, ठीक है, या फिर वो अजैविक होती हैं। तो जैविक का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जो जिंदा होती हैं, ठीक है, जो सांस लेती हैं, वो जैविक। और अजैव मतलब जो निर्जीव होते हैं, जैसे पहाड़, चट्टान, मिट्टी, ये सब अजैव है। ठीक है, और जैविक में अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे जिसको हम जीवित मानते हैं, और पशु जो कि मतलब जीवित होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो लगभग 47,000 विविध जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर आता है। यानी भारत में लगभग 47,000 से ज़्यादा जो है वो पौधों की वैरायटीज़ यानी कि किस्म जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, जातियाँ पाई जाती हैं, और इसकी वजह से जो भारत है वो विश्व में 10वें स्थान पर आता है।
इसकी वजह से जो है भारत विश्व में 10वें स्थान पर आता है, और एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में चौथे स्थान पे आता है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूल के पौधों के 6% है। यानी कि हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि हाँ, भारत में 15,000 से ज़्यादा फूलों की वैरायटीज़ यानी कि फूलों के पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। इस देश में बहुत से बिना फूल के पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे फर्न, शैवाल, कवक, ये सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें जो पौधे तो हैं लेकिन उनमें फूल नहीं आता है। ठीक है, तो फर्न, शैवाल और कवक। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी की पाई जाती हैं। यानी कि भारत में 90,000 से ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं वो पशुओं की है, यानी जानवरों की है। अब अगर हम इतना जानने के बाद सबसे पहले जो टॉपिक का मतलब जो चैप्टर का नाम है हमारा प्राकृतिक वनस्पति, उसकी अगर एक डेफिनेशन हम हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, तो वो है, जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि प्राकृतिक वनस्पति यानी ऐसी वनस्पति जिसको उगाने में, जिसकी वृद्धि में मानव की कोई भूमिका नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगी है, उस तरह की वनस्पतियों को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं, मतलब यहाँ तक आपको याद रखना है कि बिना सहायता के अपने आप ही पैदा होती हैं, तो वो प्राकृतिक वनस्पति होती है। और अक्षत वनस्पति वो होती हैं, मतलब अक्षत वनस्पति भी प्राकृतिक वनस्पति हैं, लेकिन इस पर मानव का लंबे समय तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसको हम बोलते हैं अक्षत वनस्पति। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे हम देशज वनस्पति कहते हैं, यानी कि भारतीय हैं इसलिए देश की हैं। ठीक है, और वो वनस्पति जो भारत के बाहर से लाई गई है उसे हम विदेशज पौधे कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो पौधे जो भारत के हैं मूल रूप से, मतलब शुरू से ही भारत में ही थे, भारत में पाए जाते हैं, वो देशज हैं। और ऐसे पौधे जो कि भारत के बाहर से लाए गए हैं वो है विदेशज पौधे। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह से वनस्पति प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणी में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों की वजह से होता है। अब अगर हम देखें कि विविधता मतलब जैसे कहीं पर अगर हम देखें तो जो पौधे होते हैं कटीले होते हैं। ठीक है, कहीं पर जो पौधे मतलब जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। कहीं पर जो जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, कहीं पर जो पेड़ होते हैं वो ऐसे ट्रायंगल शेप में होते हैं जिसे हम शंकु आकार वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ऑब्वियसली बात है, जो वनस्पति होता है जब वो उसकी वृद्धि में बहुत सारी चीज़ों की भूमिका होती है। जैसे कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, और पानी चाहिए होता है उन्हें, उनके अपना भोजन बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर पौधों को सभी पोषक तत्व नियमित रूप से अच्छे से मिलता है तो जो पौधे होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है, उनका जो विकास होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो पहला कारक जो वनस्पति के वृद्धि को प्रभावित करता है या वनस्पति में विविधता उत्पन्न करता है वो है हमारा भूभाग है, यानी कि किस प्रकार के स्थलाकृति के ऊपर जो पौधे हैं वो उग रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है उनकी वृद्धि। जैसे कि हमने देखा है जो भूभाग है या तो पर्वत होगा कहीं पर, ठीक है, या फिर कहीं पर जो है पठार होता है, कहीं पर मैदान होता है। ठीक है, इस तरह की आकृतियाँ हमने पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अगर पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो कम हाइट के भी होंगे और शंकु आकार के होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पठार की बात करें तो पठार में जो उपजाऊपन है मिट्टी में वो कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर भी जो पौधे पाए जाएंगे वो बहुत रेयर मतलब कम दिखेंगे हमको। और जो मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ समतल भूमि होती है, मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है, पर्याप्त वर्षा होती है मैदानी क्षेत्रों में और नदियों के द्वारा बनाया जाता है वो एरिया, तो ऐसे क्षेत्र में जो
वनस्पति हैं यानी जो पेड़ पौधे हैं वो घने होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ, धरातल के स्वभाव पर वनस्पति पर धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। उबड़ और असमतल भूमि पर जंगल और घास के मैदान हैं जिनमें वन प्राणी का आश्रय जो है वो मिलता है। ठीक है, यानी कि जो मैदान समतल है मतलब प्लेन है, उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? कृषि के लिए करते हैं। और जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ पर जो है जनरली क्या मिलता है? घास के मैदान और जंगल। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और पर्वतीय की ढलानों पर जहाँ मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मृदा जो है वो वनस्पति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अगर मिट्टी जो है वो बलुई होगी मतलब रेतीली होगी तो वहाँ पर किस तरह के पेड़ उगेंगे? कटीले, यानी जिनमें कांटे होंगे। ठीक है, और अगर नदी वाला इलाका है, अगर एरिया मतलब जो क्षेत्र है वो नदी से बना हुआ है तो वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो हरे भरे होते हैं। और अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर किस तरह के जंगल होंगे? शंकुधारी वन होंगे। अब यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान जो है वो वनस्पति को प्रभावित तो करता ही। ऑब्वियस सी बात, हमने देखा है कि जहाँ जैसे जो रेगिस्तानी एरिया होता है जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर जो है वो कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि कांटों में क्या करते हैं? मॉइस्चर्स को यानी नमी को यानी कि पानी को छुपा के रखते हैं। ठीक है, और अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? शंकु आकार के, ताकि अगर बर्फ़ पड़े तो बर्फ़ जो है वो नीचे ढह जाए, गिर जाए मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम कारक की बात करें, सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी के ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर सूरज की रोशनी अच्छी मिलती है तो पौधे जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं, मतलब अच्छे से बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। अगर सूरज की रोशनी कम मिलती है या नहीं मिलती है तो पौधे जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि सर्दियों में जो पौधों की वृद्धि है वो रुक जाती है क्योंकि सर्दियों में पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है। जबकि गर्मी के मौसम में जो पौधे हैं वो बहुत ही जल्दी और अच्छे से वृद्धि करते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में उन्हें सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। अब यदि हम वर्षा की बात करें, वर्षण यानी वर्षा की बात करें, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ घने पेड़ होंगे मतलब घने जंगल होंगे, और जहाँ बारिश कम होगी या नहीं होगी वहाँ पर जो है वो घने वन नहीं होंगे। ठीक है, अब यदि हम बात करें मनुष्यों के लिए वन क्यों ज़रूरी है, यानी कि जो जंगल है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो जैसे कि हमें पता है कि वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, वैसे भी ये टॉपिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आपको पता होगा कि जो वन है, जो जंगल है, वो बारिश लाने में सहायता करते हैं। ठीक है, वनों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, औषधि मिलती है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम बना के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी जो आपकी बुक में एक बार हम उसे रीड कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये बोला गया है, जो आपको पॉइंट्स बना के लिखने हैं इसके आंसर, कि हमारे लिए जंगल क्यों ज़रूरी है, वन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो वन क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जो वन है वो नवीकरणीय मतलब नया नया बनता रहता है। नवीकरणीय संसाधन है यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स है ये हमारा। ठीक है, जो क्या करता है? वातावरण की गुणवत्ता को बनाए रखता है, और ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करता है। यानी कि जो वृक्ष हैं वो वर्षा लाने में मदद करते हैं। मिट्टी की जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं, जिससे मिट्टी जो है वो हवा पानी के साथ बहती नहीं है। नदी की धाराओं को ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा
बहुत सारे उद्योगों में जो लकड़ियां हैं वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी उद्योगों के लिए हमें कच्चा माल मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे समुदाय जो हैं वो अपनी जीविका के लिए जो हैं वो वनों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वो वनों से इकट्ठा करके जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे लकड़ियाँ हो गया, गोंद हो गए, ठीक है, इन चीज़ों को वो बेचते हैं या अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इसके अलावा जो वन है वो क्या करते हैं, देखो जैसे अगर हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए और हमें बहुत हरियाली देखने को मिलती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना। तो उसी तरीके से जो प्राकृतिक वनस्पति है वो क्या करते हैं, पर्यटक को आकर्षित करते हैं, यानी टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। ये पवन और तापमान को भी नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा जो जंगल होता है वो वन्य जीव को आश्रय प्रदान करता है, यानी घर प्रदान करता है। तो इनमें से आप 4-5 पॉइंट अपने आप से भी बना के लिख सकते हो। ये टॉपिक जो है मतलब जिसमें वनों का उपयोग हमें लिखना होगा। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारों की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो वन है वो धीरे धीरे कम क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र यानी कि खेती करने के लिए पेड़ों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो जंगल है वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। उसके अलावा उद्योगों का विकास यानी कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, जिससे पेड़ जो है वो कम होते जा रहे हैं। शहरी परियोजनाएं जैसे मेट्रो का विस्तार करने के लिए, रेलवे की लाइनें बिछाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी पेड़ को भारी मात्रा में काटा जा रहा है, जिसकी वजह से पेड़ों की संख्या जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके अलावा पशुओं के लिए चारे के लिए भी वनों को काटा जाता है, यानी कि पशुओं को जो चारा चाहिए होता है उसके लिए भी वनों को काटा जाता है, जिससे वनों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। अब यदि हम एक लाइन में देखें, सन 2003 में वनों का जो कुल क्षेत्र था वो 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। ठीक है, यानी कि भारत में जो वन है वो कितना परसेंट है, 21.05% है। अब यदि हम वनस्पति के प्रकार की बात करें, यानी जंगलों के प्रकार की बात करें, कितने तरह के जंगल होते हैं, तो 5 प्रकार के जंगल होते हैं। सबसे पहले आप ये मैप देख सकते हो, इसमें केंद्र और राज्य के अनुसार हमें बताया हुआ है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पेड़ है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो जंगल है आपका ये है मिज़ोरम, देखो है ना 90%। क्यों है, क्योंकि मिज़ोरम जो है पहाड़ी एरिया है, पहाड़ होने की वजह से बारिश वहाँ बहुत अच्छी होती है और इस वजह से वहाँ पर जंगल जो है वो ज़्यादा है। अब यदि हम वनस्पति यानी वनों के प्रकार की बात करें तो 5 तरह के वनों के प्रकार होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ, और चौथा है हमारा पर्वतीय वन और 5वां है मैंग्रोव वन। ठीक है, तो 5 तरह के जो है वन पाए जाते हैं। अब इनकी जो एक एक करके हम विशेष, अभी यदि हम वनों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले जो हम जिस वन के बारे में पढ़ने वाले हैं वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और इसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में यानी आम शब्दों में। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है सदाबहार वन, सदाबहार मतलब हमेशा जो पूरे वर्ष हरा भरा रहता है उसे हम सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, ये देख सकते हो आप, देखो। अब इसमें जो पेड़ के प्रकार है, कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ मीडियम हाइट के, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, और मतलब ओवरऑल ये जंगल कैसा है, बहुत घना है। अब यदि हम विशेषताओं के बारे में बात करें
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर रखी है, सिर्फ आपको उनको लिखना है और याद करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। यानी ये जो वन है ये कौन से एरिया में मिलेगा, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया आपका, अंडमान निकोबार हो गया, तो ये यहाँ पर ये जो वन है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा आसाम हो गया, तमिलनाडु के तटीय समूह, तमिलनाडु के तट के समीप तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। यानी कि पहला पॉइंट हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इस वन के लिए जो वर्षा है वो कितनी ज़रूरी है, 200 सेंटीमीटर ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर जो वृक्षों की लंबाई है वो 60 मीटर से अधिक होती है। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म एवं आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ी और लताएं जो है वो उगती हैं। ठीक है, इसके अलावा और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। जैसा भी मैंने आपको दिखाया था कि कुछ बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ उससे छोटे, कुछ उससे छोटे, कुछ उससे छोटे और कुछ सबसे छोटे। यानी कि जो पेड़ों की जो ऊंचाइयां हैं वो अलग अलग स्तर की होती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन जो है वो साल भर हरे भरे रहते हैं। यानी कि इन वनों में जो पतझड़ है उसका कोई निश्चित समय नहीं है कि कुछ समय के लिए कुछ पेड़ पत्ते गिरा देते हैं तो कुछ समय के लिए कुछ पेड़ जो है वो पत्ते गिरा देते हैं। तो यानी कि वर्ष भर जो है वो कैसा रहता है, हरा भरा रहता है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, जैसे आबूनस यानी एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। ये ऐसे पेड़ हैं जो इस जंगल में पाए जाते हैं और इसका उपयोग जो है वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन। इसके अलावा एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो जो जानवर है वो कौन कौन से यहाँ पाए जाते हैं, हाथी, बंदर, लैमूर, हिरन और एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी जैसे चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी जो है वो पाए जाते हैं। अब यदि हम दूसरा पॉइंट पढ़ें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ वन है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वन है वो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अभी जो हमने सदाबहार वन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, और इस वाले में क्या है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश की ज़रूरत है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं। यानी कि इसमें पतझड़ आता है और लगभग 6 से 8 हफ्तों के लिए जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है। यानी जो पर्णपाती वन है उसकी 2 कैटेगरी है, एक है आर्द्र पर्णपाती वन, एक है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको 2-2 लाइनें पता होनी चाहिए। तो यदि हम आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा चाहिए होती है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है, और शुष्क पर्णपाती वन में बारिश जो है वो केवल 70 से
100 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है। ये मेजर डिफरेंस है कि जो आर्द्र है वहाँ पे बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और शुष्क क्षेत्र में 70 से 100 सेंटीमीटर तक ही केवल बारिश होती है। देखो, अभी मैंने बताया आपको कि इसमें आर्द्र और नम पर्णपाती वर्षा वनों में पाए जाने वाले जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन जो है उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वन की प्रमुख प्रजाति है। ये इम्पोर्टेंट है कि सागौन जो है मुख्य पेड़ है जो कि आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाले प्रजाति के पौधे हैं जो कि आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अब यदि हम शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार, कैसे वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विशेष क्षेत्र में प्राय सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्यों में प्रयोग हेतु साफ किए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। यानी कि इन वनों को साफ किया गया, काटा गया है। किस लिए? तो कृषि के लिए एक तो काटा गया है और दूसरा जो है इन क्षेत्रों में क्या होता है, पशु चराया जाता है। जिसकी वजह से इन वनों की जो संख्या वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब कौन कौन से जानवर इनमें पाए जाते हैं? तो सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी। थर्ड वन है हमारा, थर्ड टाइप ऑफ वन जो है वह कटीले वन और झाड़ियाँ। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कटीले वन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कांटेदार पेड़ होंगे, ठीक है, और झाड़ियाँ होंगी। झाड़ी जनरली पेड़ से कम ऊंचाई वाली होती, कम मतलब छोटी छोटी होती है। जैसे आप पार्क वगैरह जाते होगे ना तो जो पेड़ से छोटे दिखते हैं वो झाड़ियाँ होती हैं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, यूफोर, बिया और नागफली यहाँ के मुख्य जो है वो पौधे हैं। और इन वनों में वृक्ष जो है वो बिखरे हुए होते हैं, जैसे दिख रहा है ना, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इस तरीके से पास पास नहीं होते हैं, फैले हुए होते हैं मतलब। इसके अलावा इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर तक जाती है, ठीक है, मिट्टी के पानी की तलाश में, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है तो जो पानी का जो स्तर होगा वो बहुत नीचे होगा। तो जो पेड़ की जड़ें हैं वो पानी को ढूंढते हुए बहुत गहराई तक पहुँच जाती है। इसके अलावा पत्तों का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। इस वनों में ये खासियत है कि जो पत्तों का आकार होगा वो भी छोटा होगा। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, सिंह, शेर, जंगली गधा, घोड़े, ऊँट, ये सब जानवर जो है वो पाए जाते हैं। अब जो फोर्थ टाइप है हमारा वो है पर्वतीय वन। जैसे नाम से पता चल रहा है पर्वतीय वन, यानी ऐसे वन, ऐसे जंगल जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते होंगे उन्हें हम पर्वतीय वन कहते हैं।